हेलो एवरीवन, आज हम चाल, समय और दूरी के बारे में जानेंगे। चाल, समय और दूरी की हमारी 2 वीडियो हैं। एक में हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और दूसरे में इनसे संबंधित सवालों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि दूरी क्या होती है। दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। किन्हीं 2 जगहों का या स्थानों के बीच का फासला दूरी कहलाता है। जैसे यहाँ पर आपका घर है और ये आपका स्कूल है, तो घर से स्कूल तक के बीच की दूरी जो होती है, ये फासला है, ये क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। इसी प्रकार अगर आपका ये घर है और यहाँ पर खेत है, ये आपका घर है और ये आपका खेत है, तो इसके बीच का जो ये फासला है, ये क्या कहलाता है? ये दूरी कहलाता है। यानी कि 2 स्थानों के बीच का फासला होता है, उसको हम दूरी कहते हैं। इसमें क्या स्पेशल होता है कि हम जो लंबी दूरी होती है, जो ज्यादा लंबी दूरी होती है, उसको किस में नापते हैं? किलोमीटर में नापते हैं, और छोटी दूरी को हम मीटर में नापते हैं। अब मीटर और किलोमीटर को जानने के लिए मैं थोड़ा सा और बताऊंगी। पहले हम जानते हैं कि चाल क्या होती है। चाल क्या होती है? किसी साधन द्वारा 1 घंटे में जितनी दूरी तय की जाती है, उसे उस साधन की चाल कहते हैं। किसी साधन द्वारा 1 घंटे में जितनी दूरी तय की जाती है, उसे उस साधन की चाल कहते हैं। यानी कि कोई साधन 1 घंटे में कितनी दूर जाता है, उसको उसकी चाल कहते हैं। चाल को हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में मापते हैं। जैसे 5 किलोमीटर प्रति, ये प्रति का निशान होता है, ये H से R यानी कि घंटा होता है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, या 10 किलोमीटर पर आर यानी कि प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। साइकिल की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मैंने आपको सिर्फ उदाहरण देकर समझाया है। आपको पता है, पुराने समय में लोग अपने शरीर के विभिन्न अंगों का प्रयोग दूरी मापने के लिए करते थे। जैसे अंगुल क्या होता है? जो हमारे हाथ का ये सबसे छोटी उंगली है, इससे लेकर अंगूठे तक का जो ये होता है, ये हिस्सा होता है, इसको हम अंगुल कहते हैं। जैसे हमें कोई वस्तु नापनी हो, मैं यहाँ पर आपको एक बुक नाप कर दिखाती हूँ। अगर हमें इसको अंगुल से नापना हो तो इसकी चौड़ाई देखते हैं कितनी होगी। इसकी चौड़ाई ये देखिए, 1 अंगुल, मेरे अंगूठे से लेकर छोटी उंगली तक इस पुस्तक की चौड़ाई है। तो हम इसको कैसे नापेंगे? 1 अंगुल। और इसके बाद मिस्र में लोग इस प्रकार भी वस्तुओं को नापने की कोशिश करते थे, कोहनी से उंगली के छोर तक। अब देखिए, ये जो हिस्सा होता है कोहनी से उंगली के छोर तक, अगर कोई वस्तु लंबी है, जैसे आपके घर में चारपाई है, बेड है, तो उसको नापेंगे तो हम कैसे नाप सकते हैं? कोहनी से अंगुली के छोर तक का सहारा लेकर। लेकिन आपको पता है कि इस प्रकार अंगुल और कोहनी से उंगली तक के छोर या कदमों से नापने में हमें कभी कभी बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि सभी के शरीर के अंग एक जैसे नहीं होते। जैसे मेरा अंगुल है, थोड़ा सा आपसे बड़ा होगा, आप छोटे बच्चे हो तो आपका अंगुल छोटा होगा। जैसे मैंने यहाँ पर इस पुस्तक को 1 अंगुल में ही नाप दिया, तो आपके शायद यहाँ पर 2 अंगुल बनेंगे। तो इस प्रकार हमें दूरी के मानक मात्रों की आवश्यकता पड़ी। तो जैसे कि कौन कौन से होते हैं ये मानक मात्रक? मीटर, फुट या गज। वस्तु की लंबाई, चौड़ाई आदि बिल्कुल सटीक तरीके से मापने के लिए हमें ऐसे मानक मात्रों की आवश्यकता होती है जो पूरे विश्व में यानी कि पूरी दुनिया में मान्य हो, उसको सब मानते हों,
और सारी दुनिया में एक जैसे हों। तो एक जैसा रखने के लिए सभी ने इन मानक मात्रों को अपनाया, मीटर, फुट और गज। अब मीटर के बारे में देखिए रोचक तथ्य है। मीटर पद्धति फ्रांस में सबसे पहले इस्तेमाल हुई थी। जो मीटर से नापने की पद्धति है वो कहाँ शुरू हुई? सबसे पहले फ्रांस में। अब इसे अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली माना जाता है। 1000 मीटर मिलकर 1 किलोमीटर बनाते हैं। और अंग्रेजी में किलो का मतलब, ये ध्यान रखने योग्य बात है कि अंग्रेजी में किलो का मतलब 1000 होता है। अंग्रेजी में किलो का मतलब क्या होता है? 1000। यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। इसी प्रकार 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर हम किसी भी 1 मीटर की छड़ पर 10 बराबर निशान लगा लें और उनको फिर से छोटे छोटे 10-10 हिस्सों में निशान लगा लें तो इस प्रकार हमारे कितने निशान हो जाते हैं? 100। यानी कि 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस प्रकार हमने दूरी नापने के लिए अपने शरीर के विभिन्न अंगों का प्रयोग करना सीखा। अब हम गति और समय के बारे में भी कुछ जानकारियाँ लेते हैं। पहले लोग पैदल यात्रा करते थे। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। लेकिन जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ उसके बाद सब कुछ बदल गया। पहले लोग नाव से भी यात्रा करते थे। नाव के कारण पानी के आसपास बसी दुनिया की खोज करना आसान हो गया। और हवाई जहाज़ के आने के बाद तो मानो पूरी दुनिया एकदम बदल ही गई। पहले लोग जहाज़ से यात्रा करते थे, लेकिन हवाई जहाज़ आने के बाद एक देश से दूसरे देश में भी कुछ ही घंटों में पहुंचा जा सकता है। अब अगर हमें ये पता करना हो कि कोई वस्तु गतिशील है या नहीं है तो उसके लिए कैसे देखेंगे? जब किसी वस्तु या जीव का स्थान समय के साथ बदलता है तो इसका अर्थ हुआ कि वह वस्तु या जीव गतिशील है। जैसे कि वाहन चलते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, यानी कि उनका स्थान बदल गए, यानी कि वो गतिशील हैं। एक कार 1 मिनट में एक साइकिल से ज़्यादा दूरी तय कर सकती है। इसका अर्थ हुआ कि कार साइकिल से ज़्यादा तेज़ गति से चल सकती है। अगर कोई कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है तो उसकी गति हुई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ मानक माप है किलोमीटर प्रति घंटा। पता है गति भी कई तरह की होती है। जैसे पहली प्रकार की गति है वर्तुल गति। वर्तुल गति कैसी होती है? बिल्कुल चलते हुए लट्टू की तरह। इसको कैसे समझेंगे कि लट्टू अपनी जगह पर खड़े खड़े घूमता रहता है लेकिन अपना स्थान नहीं बदलता। प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे घड़ी में देखो सुइयां भी हमेशा चलती रहती हैं, गति में रहती हैं, तो ये भी एक वर्तुल गति का उदाहरण है। चलता हुआ पंखा भी वर्तुल गति का एक उदाहरण है। लेकिन देखिए पंखा तो नहीं चल रहा लेकिन उसकी पंखुड़ियाँ तो गति कर रही है ना। आपको पता है हमारी धरती भी, हमारी पृथ्वी भी वर्तुल गति में ही गति करती रहती है। सीधी गति को मीटर या किलोमीटर प्रति मिनट या प्रति घंटा में मापा जाता है और वर्तुल गति को चक्कर प्रति मिनट में मापा जा सकता है। दूसरी तरह की गति होती है आवर्ती गति, जिसका उदाहरण है एक हिलता हुआ झूला। इस आवर्ती गति को हम प्रति मिनट या प्रति घंटा में माप सकते हैं। आवर्ती गति के अन्य उदाहरण हैं कपड़े सिलने वाली मशीन और स्प्रिंग का ये खिलौना। तो आज हमने जाना चाल, दूरी और समय के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे।